अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। पिछले 24 घंटे के अंदर बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही हैं और आने वाले दिनों के हवाले से कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। कुछ बड़े अहम केसेस हैं जो लग गए हैं, उसकी तफसीलात भी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर, एक और दरख्वास्त जो है उनकी नामंजूर हो गई है। बार बार कानूनी हवाले से जो है वो उनको बुरी खबरें ही मिलती जा रही हैं। क्या डिटेल्स हैं, थोड़ी देर में सारी खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ रवा दवा है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा मीशत के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर कर लें। मैंने फ़लस्तीन और इसराइल के इशू के ऊपर भी बात करनी है। रूस से जनाब सस्ते तेल की ख़रीदारी से मुताल्लिक़ एक अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवील मुद्दती एक मुआहदा जो है वो तय पा गया है। मुआहदा कमर्शियल बुनियादों पर हुआ है। लोकल रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। रेगुलर सप्लाई के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा भी हो जाएगा। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए का कहना है कि रूस से कमर्शियल मुआहदे के बाद पहला ऑयल टैंकर जहाज़ दिसंबर में पाकिस्तान पहुँचेगा। पहला ऑयल टैंकर 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल लेकर आएगा। रूस पाकिस्तान को पोर्ट पर तेल पहुँचा कर देगा। ज़राए के मुताबिक रूसी तेल की कीमत $60 फ़ी बैरल होगी। इस कमर्शियल मुआहदे में G7 ममालिक की रूसी तेल की कीमत की हद को मद्देनजर रखा गया है। ज़राए ने बताया कि रूसी खाम तेल किराया और प्रीमियम निकाल कर भी आम मार्केट से $10 फ़ी बैरल सस्ता है। पहले टेस्ट कार्गो में भी पाकिस्तान को $4 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। तो इसलिए एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के मौशी मसाइल के हवाले से। एक अफसोसनाक खबर, और वो ये है कि कल शाम को ये खबर आई, मारूफ कानूनदान SM ज़फ़र साहब अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम मारूफ कानूनदान सेंटर अली ज़फ़र के वालिद हैं। अहले खाना का कहना है कि SM ज़फ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मुख्तलिफ़ शख्सियात की SM ज़फ़र के घर आमद हुई और उन्होंने अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी किया। इसमें एतज़ाज़ हसन साहब भी शामिल थे, बल्कि एतज़ाज़ हसन साहब कल मेरे पास ही शो के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए थे। तो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई हमारे प्रोग्राम की तो वहीं पे उन्हें खबर मिली और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहीं से सीधा SM ज़फ़र साहब के पास जो है उनके घर मैं जा रहा हूँ। इसके अलावा कंवर दिलशाद साहब, इश्तियाक चौधरी और दीगर वकला रहनुमा भी जो है वो SM ज़फ़र के घर पहुँचे और अहले खाना से उन्होंने ताज़ियत की। उनकी उम्र 93 बरस थी। इसके अलावा जनाब जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादात का नाम जो है वो ज़ेर गौर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस इरफान सादात का नाम तजवीज़ किया है। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस के सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए तरीक़ाकार पर तजावीज़ भी तलब की गई हैं। जुडिशल कमीशन मेंबरान की तजावीज़ पर भी इजलास में गौर होगा। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जनाब फाइनली जद्दा से दुबई पहुंच चुके हैं। कल रात को वो वहां पे पहुंचे और दुबई एयरपोर्ट हुकाम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया। नवाज शरीफ अपनी साहबजादी इस्मा नवाज़ के साथ एमिरेट्स हिल्स दुबई में क़याम कर रहे हैं। वो दुबई में 2 दिन क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ अपने कानूनी माहिरीन से मज़ीद सलाह मशवरा भी करेंगे। हफ्ते की सुबह खुसूसी तैयारी के ज़रिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कल सुबह जो है वो पाकिस्तान के लिए निकलेंगे। खुसूसी जहाज़ पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, फिर लाहौर के लिए प्रवास करेगा। खुसूसी जहाज़ उसी रोज़ शाम को वापस दुबई चला जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जनाब सामने आई है और वो ये है कि नवाज शरीफ की आमद पर सेस्ना तैयारे से लाहौर शहर पर फूल निछावर किए जाएंगे। नून लीग ने निजी फ़िज़ाई कंपनी से रब्ता कर लिया है, जबकि निजी फ़िज़ाई कंपनी को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाज़त भी दे दी है। 21 अक्टूबर को सेस्ना तैयारे लाहौर शहर पर फूल निछावर करेंगे। CAA ने फूल निछावर करने की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की आमद दोपहर 3 बजे 1.5 घंटा 2 तैयारे शहर पर जो है वो फूल निछावर करेंगे। मैं वैसे 1 मिनट के लिए सोच रहा था ये कितनी को फजूल किस्म की एक्सरसाइज है। मतलब ये इसके ऊपर जितना ख़र्चा आना है, एक तो आपने जो फूल, चले फूल की पत्तियाँ तो फिर भी इतनी शायद महंगी ना हो, लेकिन उसके बाद ये जहाज़ जो है इसको रेंट करना, उसका किराया देना, ये इस किस्म की शोबाजियों के बजाय बेहतर नहीं है कि वो पैसे आप किसी गरीब को दे दें और उनको ये कह दें कि जनाब आप नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ कीजिएगा। मतलब ये भला हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि इस किस्म की फजूल खर्चियों की क्या सेंस बनती है। इससे क्या होगा? मतलब इससे आपके फूल फेंकने से क्या लोगों के वोट आपकी तरफ बढ़ जाएंगे कि लोग कहेंगे ओए फूल आया, अच्छा जी आज तो नवाज शरीफ को वोट देना सी। इट वोंट मेक अ डिफरेंस, राइट?
तो बल्कि कुछ लोग तो शायद डिस्टर्ब होंगे, उनके घरों के ऊपर जहाँ पे फूल गिरेंगे, मतलब उनको अल्टीमेटली तो झाड़ू मारना पड़ेगा, वहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी। सो मुझे नहीं पता ये किसका आइडिया था, बड़ा ही एक फजूल किस्म का आइडिया जिसने भी ये फ्लोट किया है। एनीवेज, इसके अलावा जनाब लाहौर में नवाज शरीफ के जलसागाह और इतराफ़ की सड़कों पर 12,000 पुलिस कार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब जो है वो पार्किंग अरेंज की गई है। तो मैं एक जगह पे किसी की ट्वीट पढ़ रहा था कि जिसने अपनी शादी रखनी है ना उस दिन रख लो, ये हफ्ते वाले दिन रख लो, क्योंकि ऐसा पूरे शहर में ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल होगा। मियाँ साहब ने तो वैसे ही हेलीकॉप्टर से उड़ के जाना है, बाई रोड तो उन्होंने जाना नहीं, तो सिर्फ जो रशी एरिया होगा वो दाता दरबार वाली साइड, मीनार पाकिस्तान वाली साइड, वो ज़्यादा रश होगा। बाकी पूरा लाहौर शहर जो है ना बड़ा फर्स्ट क्लास ऑपरेट कर रहा होगा, कहीं पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसी दिन कर लो। तो ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। हुकूमती मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ी धमाकेदार खबर जो है वो आई है अब से कुछ देर पहले, और ख़बर जनाब जो है वो आप जानते हैं कि 4 अफराद जो है वो अभी तक लापता थे, उसमें से 3 जो हैं वो मंज़िर आम के ऊपर आ चुके हैं। उस्मान डार साहब अब तक सामने आ चुके हैं, इसके साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब सामने आ चुके हैं, फ़रूख हबीब साहब भी सामने आ चुके हैं, और एक शख्स जो अभी तक नहीं आए थे मंज़िर आम पे वो थे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। तो अब जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ वो ये है कि जनाब शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, और ये इंटरव्यू जो है मेरी अभी तक की इतलात के मुताबिक ये अनकन्फर्म्ड है कि ये उनके घर पे रिकॉर्ड हुआ है, शेख रशीद साहब के अपने घर पे रिकॉर्ड हुआ है, और जहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया था वहीं से रिकॉर्ड हुआ है, वहीं पे ये रिकॉर्ड हुआ है। तो दूसरी बात ये कि ये इंटरव्यू जो है वो समा टीवी के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, और मुनीफ फारूक साहब ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, और ये अब मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ये बिल्कुल वेरीफाई करके, हर सोर्स से, हर कबूतर से वेरीफाई करने के बाद जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ खबर। और इंटरव्यू जो है वो उसमें शेख साहब जो हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं, और वो जो जितने माजी के वो जो बयानात थे ना, जो आपने माजी के अंदर सुने हुए थे कि आखिरी जान तक, आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हूँ और जला दो गिरा दो, वो सारा वो मतलब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी हिस्ट्री तो अच्छी खासी आपको पता है कि वो किस तरह है। तो वो अब आप जो है ना वो भुलाने का वक्त आ गया है, और आज रात को 8 बजे समा टीवी के ऊपर जो है वो मुनीफ फारूक साहब का शो होता है, मेरे सवाल, ये वही शो है जो मैं पहले करता था। तो ये मुनीफ फारूक साहब के सवाल हैं, और ये सवाल रखे जाएंगे शेख रशीद साहब के सामने, और मेरा ख्याल में शायद नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पहले जो है वो इतना बड़ा तोहफ़ा नवाज़ शरीफ साहब को नहीं मिल सकता था कि शेख रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से भी वो ये वीडियो देख लें और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लैंड करें। तो शेख साहब के वैसे तो बयानात इस तरह के माजी के अंदर बहुत से रहे हैं कि मैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब इतलात ये हैं कि कहानी जो है वो बदल गई है, और बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इनकी उड़ान भी जो है वो उसी तरफ होगी जिस तरफ फ़रूख हबीब साहब की उड़ान हुई है, और शेख साहब ने भी जो है वो अल्टीमेटली अब गिव अप कर दिया है। तो ये देखिए शेख रशीद साहब का जो साथ है वो इमरान खान साहब के साथ दोस्ती के लेवल का था, ये सिर्फ एक सियासी इत्तेहाद नहीं था, वैसे तो सियासी इत्तेहाद क्या होता है, एक ही टिकट थी उनकी, तो ये कोई सियासी इत्तेहाद नहीं था बल्कि दोस्ती थी। और शेख साहब भी जो है जब अक्सर वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी थे, लेकिन शेख साहब हमेशा अपने इस रिलेशनशिप को जो है वो हमेशा यही कहते थे कि मेरा इमरान खान से डायरेक्ट है, मेरा इमरान खान का वाया पीटीआई नहीं है कि मैं पीटीआई के साथ नहीं मैं चलता, मैं सिर्फ इमरान खान के साथ चलता हूँ, बस दैट्स इट। तो वो सॉफ्टवेयर भी जो है वो अपडेट हो गया है। बाय द वे, वैसे आज से चंद दिन पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फ़रूख हबीब साहब और शेख रशीद साहब के बारे में एक्चुअली उस वक्त मैंने एक खबर दी थी आपको। मैंने उस खबर के अंदर क्या जिक्र किया था, आप वो ज़रा सुन लीजिए ताकि आपकी मेमोरी जो है ज़रा रिफ़्रेश हो जाए। शेख रशीद साहब के बारे में भी मुझे यही पता लगा है कि मतलब वो भी बिल्कुल उसी तरह ही हैं जिस तरह उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी थे। चले मैं आपको, अगर आप कोडेड अल्फाज में मैं बात कर रहा हूँ तो बाकी बात जो है वो आप खुद ही समझ लीजिए। इन 2 लोगों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले हफ्तों के अंदर आपको इन बाकी 2 के इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो अनकरीब मिल जाएँ। मुझे नहीं पता कब होते हैं, किसके पास होते हैं, आई डोंट हैव ऑल दीज डिटेल्स, वो कहाँ पे हैं इस वक्त, आई डोंट हैव दीज डिटेल्स, लेकिन यही इतला मुझे मिली है
कि वो ठीक हैं। तो ये आपने सुना, मैंने उस वक्त ये बात बताई थी कि सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फ़र्स्ट क्लास हैं, और ये वो वाला रूट नहीं है जो सदाकत अली बासी साहब वाला था या उस्मान डार साहब। रूट से मुराद के वहाँ पे जो तरीक़ाकार था वो डिफरेंट था, यहाँ तरीक़ाकार डिफरेंट हुआ है। आपको फ़रूक हबीब साहब जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो बड़े हशाश बिशाश और सब कुछ बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे थे, और शेख रशीद साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि सत्य खैरान है, सब ठीक है, और वो हंसी खुशी जो हैं वो आएंगे, और वो मामला जो है वो अब हो चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में ना चाहते हुए भी, क्योंकि जितनी देर मैं समा के ऊपर था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समा का बॉयकॉट किया हुआ था, और ये बॉयकॉट मेरे ख्याल में अभी भी चल रहा है कि वो समा टीवी के ऊपर अपने लोगों को नहीं भेजते थे। खैर फिर उसके बाद 9 मई हो गया, फिर तो हालात बिल्कुल ही मतलब वैसे ही मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर लोगों ने जाना छोड़ दिया था, काफ़ी हद तक अंडरग्राउंड भी हो गए थे लोग। तो लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आज रात को 8 बजे पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल उनके कारकुन समा टीवी को ज़रूर देखेंगे। समा टीवी को तमाम लोग जो है वो लगा के देखें। वैसे तो आज बहुत बड़ा एक टाकरा भी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब 8 बजेंगे तो लोग पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच को छोड़ के शेख रशीद साहब का ये इंटरव्यू देखने के लिए ज़रूर आएंगे। इसके अलावा जनाब कल शाम को एक तकरीब हुई मुस्लिम लीग नून की लाहौर में फ्लैटीज़ होटल के अंदर। वहाँ पे जनाब मुस्लिम लीग नून का तराना जारी कर दिया गया है, और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने स्क्रीन पर हाथ टच करके नून लीग का तराना जो है वो लॉन्च किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। गुज़िश्ता 1 माह से एक नई मुस्लिम लीग का जन्म हुआ है। पिछले 1 माह से एहसास हुआ कि नून लीग जितनी बड़ी जमात कोई नहीं है। 1 माह से कारकुन मुतहद होकर इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। मुस्लिम लीग एक नई जमात बनकर उभर रही है। मरियम औरंगजेब को खुसूसी तौर पर शाबाश देती हूँ, आज तराना लॉन्च कर रहे हैं। ये तराना नून लीग के सियासी उतार चढ़ाव की कहानी है। आज नवाज शरीफ का मुखालिफ भी उम्मीद लगाए बैठा है। 21 अक्टूबर को नून लीग का एक और उरूज देखने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जैसे कारकुन वाली ताकत किसी और के पास नहीं है। शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की तरफ से सलाम पेश करती हूँ। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ वफा निभाई है। अच्छा, मेरी वैसे ये क्योंकि बात ज़रा 21 अक्टूबर की हो रही है, मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरे चंद कबूतरों से मेरे पास खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये 21 अक्टूबर जो है ना, ये इनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। क्योंकि ये डिलिबरेटली, मतलब ठीक है वो तो हर जमात ही कोशिश करती है कि उसका जलसा जो है बड़े से बड़ा हो, लेकिन इस स्पेसिफिक जलसे के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। क्योंकि ये चाहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी से जो है ना वो पूरे मतलब कराची से लेके खैबर तक ये पैगाम जाए कि एकदम हमारे हालात जो है ना वो बदल गए हैं। देखें कितना बड़ा जलसा हमने कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि नून लीग की सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो गई है, और नून लीग आज भी जो है लोगों के दिलों के अंदर ज़िंदा है। और सिर्फ ये आवाम को या अपने वोटर को चार्ज करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया जा रहा, बल्कि पिंडी को भी जो है वो अपनी मार्कशीट बेहतर कराने के लिए जो है और दिखाने के लिए कि जनाब देखो कोई मसला नहीं, शेर तगड़ा है। तो इसकी वजह से भी जो है ऑल आउट एफर्ट जो है वो की जा रही है। मतलब मैंने शायद ये पहले एक दफ़ा एक बात कही थी कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने मुझे ये बात कही कि आप समझ लीजिए कि 21 अक्टूबर को हमारा इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में जो है ना हमने पास ज़रूर होना है। तो आप जानते हैं कि सियासतदान इलेक्शन के लिए क्या क्या कुछ नहीं करता। तो फुल थ्रॉटल के साथ जो है ना इस 21 अक्टूबर के शो को कामयाब बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 20,000 एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा ही हो जाएगा, ताहम रियासती सतह पर इस्तकबाल से इंतखाबात जीते नहीं जा सकते। कुंडी साहब ने कहा जी इलेक्शन कमीशन को चाहिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। बहुत सिलेक्शन हो चुकी है, अब इलेक्शन होना चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है कि एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोक कर रखे जाएँ। इसके अलावा जनाब इमरान वसीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जी आम इंतखाबात का जो मुकदमा है वो भी अब समात के लिए मुकर्रर हो गया है, और आने वाले हफ्ते के अंदर जो है उसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी, लेकिन वो ये खबर दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी जो है वो समात के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब ये मुकदमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो जिनके केसेस जो है वो चल रहे हैं फ़ौजी अदालतों में, वो ज़ेर हिरासत हैं, ना उनके केसेस चल रहे हैं ना उनको रिहाई मिल रही है। तो बेहतर है कि ये केस जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। ये फ़ौजी अदालतों में इनके केसेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, इस हवाले से फ़ैसला आना चाहिए। तो दिस इज़ गुड डेवलपमेंट कि एक ही दफ़ा जो है वो इसका भी फ़ैसला हो जाए। मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगले 24 घंटे के अंदर जो है ये इसकी पर्टिकुलर हमें पता लग जाएगा
कि डेट क्या लगती है और किस दिन आता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद अब कमेटी ने सारे जो है वो बेंचेस बनाए जा रहे हैं। तो इसके ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का केस है, और स्पेशली जब जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो देखने से ताल्लुक़ रखेगा कि इसके लिए कौन सा बेंच बैठता है इस केस के अंदर। इसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैंने थोड़ी सी कुछ बात की थी पिछले अपने वीलॉग के अंदर कि उनकी फिर लड़ाई हो गई, तो अब उनका वर्जन जो है वो सामने आ गया है। उनका वर्जन हम ज़रूर दे देते हैं, वरना वो नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा वर्जन नहीं लिया, तो उनका वर्जन हम इंक्लूड कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि एक मोटरसाइकिल सवार मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे जूनियर वकील ने उससे कहा कि हमारा पीछा ना करें। उसने मेरे मुहाफ़िज़ों के साथ बदतमीज़ी की। मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुआ। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील पार्किंग में दाखिल हुआ तो मैंने अपनी गाड़ी पुलिस के दाखिली दरवाजे के सामने रोकी। वही आदमी अपनी मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के पीछे खड़ा करके आया और हम सबको गालियाँ देने लगा। पुलिस एहलकारों ने भी उसे ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमला किया और मुझे और मेरे जूनियर वकील के साथ हाथापाई की, और ये वाक़या वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया गया। तमाम सरकारी अफसरान जिनको पीटीआई के वकला का पीछा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जान लें कि किसी शहरी का पीछा करना और गाली गलौज करना एक जुर्म है जिससे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया से दरख्वास्त है कि वो एकतरफा बयान से परहेज़ करें क्योंकि मैं 24 घंटे काबिल रसाई हूँ। ये शेर अफजल मरवत साहब का जो है पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले के अंदर आया है। इसके अलावा एजाज़ सैयद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है साइफ़र केस के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जी आज़म खान के बयान के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साइफ़र पढ़कर पुरजोश हो गए थे। ये जो आज़म खान साहब ने अपना बयान जमा कराया है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफ़र अपोजिशन और रियासती इदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, और साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफ़र अमरीकी एहलकार की गलती है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि साइफ़र तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। आज़म खान के बयान के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साइफ़र की कॉपी मुझे दे दो। इमरान खान साहब ने कहा मैं साइफ़र को दोबारा पढ़कर जायज़ा लेना चाहता हूँ, जिस पर मैंने साइफ़र की कॉपी साबिक़ वज़ीर आज़म को दी जो उन्होंने अपने पास रख ली। जब साबिक़ वज़ीर आज़म से बाद में साइफ़र की नकल मांगी तो उन्होंने कहा कि वो गुम हो गई है और कहा कि वो साइफ़र को तलाश करेंगे। आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने मिलिट्री और ज़ाती अमले को भी साइफ़र ढूंढने का कहा। इमरान खान ने कहा था कि वो साइफ़र को अवाम को दिखाएंगे। मैंने साबिक़ वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि यह खुफिया मरासला था जिसे बताया दिखाया नहीं जा सकता। आज़म खान के बयान के मुताबिक 28 मार्च को उनकी मौजूदगी में साबिक़ वज़ीर आज़म ने बनी गाला में एक इजलास की सदारत की। मेरी याददाश्त के मुताबिक ये साबिक़ वज़ीर आज़म के एजेंडे में शामिल नहीं थी। इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खारजा को कहा कि वो साइफ़र की नकल पढ़कर सुनाएं। इस इजलास के मिनट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। मेरे ख्याल में उन्होंने आला फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाने और दबाव में लाने का मंसूबा बनाया था। आज़म खान के बयान के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म चाहते थे कि फ़ौज की आला क़यादत तहरीक अदम-ए-एतमाद पर उनकी मदद के लिए आए। साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से अवामी ओहदे को इस्तेमाल करके एतमाद तोड़ा गया और साबिक़ वज़ीर आज़म के इस इक़दाम ने पाकिस्तान के मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ किया। बयान में मज़ीद कहा गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म का मकसद साइफ़र से सियासी मफादात हासिल करना था और मेरे ख्याल में इस इक़दाम ने फ़ौज के रैंक्स में आला क़यादत के ख़िलाफ़ इबहाम के बीज बोए हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ जनाब इमरान खान साहब को जो एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो है जनाब साइफ़र केस। और उसके अंदर इमरान खान साहब के जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने साइफ़र केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुल्करनैन साहब जिनको इमरान खान साहब हटाना चाहते थे इस केस से, वो इस जज से ये केस नहीं जाएगा। और बाय द वे ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के सेल की दीवार भी तोड़वाई थी, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इनके लिए साइकिल का भी ऑर्डर दिया था कि दें जी इनको साइकिल, तो उन्हीं को ये हटाना चाहते थे। उनकी इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई। अदालत ने जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में बतौर जज तैनाती को दुरुस्त करार दिया। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। तहरीरी फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात होने पर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का अपना जेल होता तो दरख्वास्त में की गई बहुत सी बातें ना की जाती। वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद का जेल प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द शुरू करे। तो ये जनाब एक तो जेल ट्रायल ही होगा और दूसरा जज भी जो है वो वही रहेगा, जज जो है वो अब तब्दील नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी शामिल करते हैं जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को जेल में सहूलतें फराहम करने की अपील पर समाअत हुई। इमरान खान की जानिब से जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि जज अबुल असनाद जुल्करनैन साइकिल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत 23 अक्टूबर को करेंगे। वकील शराज रांझा ने अदालत में अपने मौक़िफ़ में कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में वर्जिश के लिए साइकिल दरकार है। इमरान खान जेल SOPs के तहत साइकिल के हकदार हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को अदालती नोटिस के बावजूद पेश न होने पर शो कॉज नोटिस जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुकूमत की जानब से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। समाअत के दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस गुल हसन ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि इस कोर्ट की मावनत के लिए कौन आएगा। हर कोई नवाज शरीफ की खुशियाँ मना रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, आप सबको नवाज शरीफ की पढ़ी है, उनका इस्तकबाल करने जाना है। जस्टिस मियाँ गुल हसन ने लॉ ऑफिसरान से मुकालमा करते हुए कहा कि आखिरकार इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं। 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी उनसे मिलने जेल जाता था। समाअत के दौरान शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम चेयरमैन PTI से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस हो। उस दिन भी मुलाकात डब्बे नुमा पिंजरे में होती है। हमने एक शेड्यूल बनाया है जिसके तहत हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जिस पर जज साहब ने कहा कि शेड्यूल हमें दिखा दें। बाद में अदालत ने बगैर किसी रुकावट वकला को इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त दे दी। तो ये जनाब एक मामला है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नोटिस भी जारी कर दिया है। 26 अक्टूबर को इमरान खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त बाज़ाब्ता उस पर समाअत की जाएगी। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर इमरान खान साहब को हटा दिया गया। वैसे इस तरह की एक पिटिशन पहले भी आई थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी, ये दूसरी पिटिशन है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हाजिरी के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जबकि फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को चेयरमैन PTI को 24 अक्टूबर को पेश करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को मरासला भी लिख दिया है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें 50,000 रुपये के 2 मचलके जमा कराने की भी हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए IG इस्लामाबाद को भी खत लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि IG इस्लामाबाद फवाद चौधरी को 24 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में पेश करें क्योंकि हिदायत के बावजूद फवाद चौधरी केस में ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हो रहे। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा कुछ बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर। गज़ा में इसराइली बमबारी 12वें रोज़ भी जनाब जारी रही। मुसलसल बमबारी और सख्त तरीन नाकाबंदी के बायस हस्पतालों में बुनियादी सहूलतें ख़त्म हो गई हैं। डॉक्टर्स हस्पतालों के सहन में बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर हो गए हैं। गज़ा सिटी और जुनूबी इलाकों में रिहायशी इमारतों पर ताज़ा हमलों में औरतों, बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3,400 से ज़ायद होगी जबकि 12,000 से ज़ायद अफराद अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का कहना है कि गज़ा के लोगों के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है, हमें अभी फ़ौरी इमदादी सामान चाहिए। पैगाम वाज़ेह है, गज़ा को तबाहकुन इंसानी बहरान का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि गज़ा में पीने का पानी ख़त्म हो चुका है, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गज़ा में सूरत हाल तबाहकुन है। खान यूनस में गुज़िश्ता रोज़ चिकन पॉक्स का पहला केस सामने आया। गज़ा में लोग इजरायली फ़ौज के हमले से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज फैलने से मर जाएंगे। नाउ यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ा दिल दुखाने वाला एक वाक़या पेश आया है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के ऊपर, और वो जो चैनल है जनाब PNN, वहाँ पे एंकर हैं हिना आदिल। वो गज़ा के हवाले से प्रोग्राम का एक इनका 7 बजे का प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो गज़ा की सूरत हाल के ऊपर जो है सवाल कर रही थी। तो रज़ी साहब होते हैं, रिजवान रज़ी साहब, उनसे गालबन ये सवाल कर रही थी। उन्होंने साथ साथ ना उस जो फुटेज आ रही थी गज़ा से, जो फुटेज आई हुई थी वो उसे देख रहे थे। तो ये जो एंकर थी, ये एंकर जो है मेरे साथ एक्सप्रेस पे भी माजी में काम कर चुकी हैं। तो उनसे उन्होंने सवाल किया है कि रज़ी साहब, दिल दहला देने वाली फुटेज भी सामने आ रही है गज़ा से, ख़ास तौर पे जिस तरह से हस्पताल पर हमला किया गया और एक बच्चे की बिना कफन और उसके बाद जो है ना उनकी आवाज़ भर आई, और मतलब उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके सवाल कंप्लीट किया। उन्होंने कहा कि क्या जवाब देंगे, क्या इतने बेबस हैं हम कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने खुद न्यूज़ एंकरिंग की हुई है और I could sense the pain in her voice and her face and her eyes. I could see that. मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, ज़ाहिरी बात है इनका काम है ख़बरें पढ़ना, फुटेजेस भी देखते हैं, अपडेट्स भी देते हैं। कहीं धमाका होता है, कहीं पे बमबारी होती है, दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है, कत्ल होते हैं, हर किस्म की ख़बरें इन्होंने आपको देनी होती है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस ट्रॉमा में से ये लोग गुजरते हैं और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर कितनी देर तक रहता है। APS का जब वाक़या हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जो न्यूज़ एंकर्स थे वो किस तरह उन मनाजिर को बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। और जब आप यकीन कीजिए कि जब आप इस तरह की सूरत हाल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो वो सारे वाक़यात
जब आपकी आंखों के सामने आते हैं तो उसमें आपके अपने बच्चों की तस्वीरें भी सामने आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप बच्चों के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अपने बच्चे जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो आई कैन इमेजिन व्हाट शी वेंट थ्रू एंड आई होप कि उनके चैनल की तरफ से जो है उनको काउंसिल अरेंज करके दिया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी ट्रोमेटिक सूरत हाल होती है और नहीं वो अपने मतलब जज्बात पे काबू रख सकें। नो ऑफेंस टू हर, मतलब कोई भी होता उनकी जगह, तो मेरा ख्याल में ये जिस किस्म के मनाजिर हम देख रहे हैं फ़लस्तीन से वो दिल दहला देने वाले हैं। बट आई वॉन्ट टू गिव हर अ मैसेज कि शी शुड जस्ट कंटिन्यू और बीइंग अ थॉरो प्रोफेशनल, ये होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको इससे भी सीखने का मौका मिलता है कि आपने अपना काम जो है वो प्रोफेशनली जारी रखना है। तो आई होप शी कंटिन्यूज़ और ये ना हो कि इसकी वजह से जो है वो ये फील्ड छोड़ दें या ये कहें कि मैं आइंदा ये नहीं कर सकती। आई होप शी कंटिन्यूज़। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो काफ़ी पेन में से गुजरी हैं, बट आई होप कि शी कंटिन्यूज़। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।